हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने साइंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस या विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, यहां सबसे पहले ही क्वेश्चन कि ऊष्माक्षेपी दहन, जो ऊष्माक्षेपी को दहन कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, आपको उदाहरण भी समझाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आप लोग 1 मिनट में समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। देखो, ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा या ऊर्जा, ठीक है। एंड क्षेपी का मतलब होता है कि जैसे उत्सर्जन करना, बाहर निकालना, ठीक है। तो ऊष्मा उत्पन्न करना। तो जैसे आप लिखोगे क्या कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे जो उत्पाद का निर्माण होता है ना, उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो, बहुत आसान सा, मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा। वो है जैसे आप CH4 लिए, ठीक है, यानी कि मेथेन लिए। मेथेन आपका गैस की अवस्था में होता है, सभी को पता है। अब इसमें आपको क्या, अगर मैंने O2 ऑक्सीजन से लेकिन 2O2 कर देना इसको बैलेंस करने के लिए, ये भी आपका गैस की अवस्था में है, तो ये आपको गिव्स आउट देगा क्या, ये आपको देगा जैसे आपका यहां से C एंड यहां से O2 यानी कि CO2, ठीक है, एंड प्लस गैस की अवस्था में, याद रखना, एंड 2H2O, ठीक है, ये देगा। एंड ये भी गैस की अवस्था में भाप प्लस, अब प्लस ऊष्मा आपको लिखना है, ठीक है। प्लस ऊष्मा क्यों लिखना है, क्योंकि यहां आपका ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यहां आपका ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मैंने यहां प्लस ऊष्मा भी लगा दिया। तो ये आपका उदाहरण है, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हो, जहां आपका ऊष्मा उत्पन्न होगा वहां प्लस ऊष्मा लगाना है, जहां ऊष्मा अवशोषित होगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो वो हमारा अभी आपको आगे इसी में समझ में आएगा, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आया। ऊष्माशोषी समझो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में है जिन रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। अवशोषित होने का मतलब कि अवशोषित करना, ठीक है, उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसमें एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल बहुत ही आसान मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर आप लोग नाइट्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाओगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है N2 और ऑक्सीजन होता है प्लस O2, तो इसको आप करोगे तो फिर आपका क्या बनेगा, यहां से NO बन जाएगा, लेकिन कितनी संख्या है, 2, N2NO, ठीक है। एंड यहां आपका माइनस ऊष्मा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो इसलिए माइनस ऊष्मा होगा। ये याद रखना कि ऊष्माशोषी में आपका माइनस ऊष्मा होता है, ऊष्माक्षेपी में प्लस ऊष्मा होता है। लेकिन अगर ये अभिक्रिया दे दी जाए और आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो आप कैसे पहचानोगे। अगर यहां माइनस ऊष्मा लगा हो तो आप बता देना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अगर प्लस ऊष्मा लगा हो तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। समझ में आया। ये पहला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी पहले ही चैप्टर से है, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। लिखा हुआ है निम्न पदों का वर्णन करो या कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताइए, ठीक है। संक्षारण, सबसे पहले आपको संक्षारण को बताना है, फिर विकृत गंधिता को बताना है, दोनों को अच्छे से बताना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संक्षारण। तो संक्षारण में क्या है, जब कोई धातु है वो अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, लाइक जो अपने आसपास के अम्ल या फिर आर्द्रता, ठीक है, आदि के संपर्क में आता है, जब उसके संपर्क में आता है, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, जैसे आपका लोहा है, लोहा अम्ल के पास या आर्द्रता के पास जाएगा, संपर्क में आएगा, तो कुछ दिन बाद वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, तो यह संक्षारित होने लगती हैं और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लगता है तो फिर कुछ दिन में वो लोहा समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसको पटकोगे तो फिर लोहा जंग के रूप में गिर जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण भी समझ में आ गया होगा कि चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। तो ये है संक्षारण। और विकृत गंधिता कैसे समझोगे, देखो विकृत गंधिता क्या है, जब वसा
और तेल, जो वसा होते हैं और तेल में कोई चीज बनाया जाता है, ठीक है, तेल तथा उसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, जैसे कोई वसा है या तेल है या फिर उसमें बनाया गया खाद्य पदार्थ है, वायु की ऑक्सीजन, ठीक है, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो वो जो होती हैं ना, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगी तो वो ऑक्सीकृत हो जाएंगी, तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है, मतलब खराब हो जाती है, उनमें से विशेष गंध आने लगती है। तो जब उसमें से गंध आने लगती है तो उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, और जब उनका स्वाद खराब हो जाता है तो वो जो आपका मेटेरियल होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है। आप कहोगे सर आपने उदाहरण नहीं बताया, तो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका अचार होता है, मुरब्बा होता है, अगर इसको आप खुली स्थान पे रख दोगे, तो खुली स्थान पे रखोगे तो उसमें खुली स्थान में वायु में ऑक्सीजन होता है, तो उससे अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। तो फिर जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो वो फिर खराब हो जाता है। तो ये हमारे इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, संक्षारण और विकृत गंधिता बहुत ज्यादा आसान है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप लोगों को बताना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है उदासीन होना, लाइक अम्ल और क्षार प्लस माइनस होते हैं तो ये एक दूसरे से अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। अम्ल जो होता है और क्षार होता है कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो रूप आपका लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसी के द्वारा लवण भी प्राप्त होता है। तो लवण अगर कैसे बनाओगे, तो इसी तरह से, जैसे अम्ल है और क्षार है, क्षार की आपस में अभिक्रिया कराओगे, आप आपस में अभिक्रिया कराओगे तो परिणाम स्वरूप जो है आपको लवण मिलेगा तथा जल मिलेगा, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया तो ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ये याद रखना। जैसे मैं एक क्षार लेता हूं, क्षार में मैं ले लेता हूं NaOH, ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन मैं लिखूंगा क्षार, ठीक है, क्योंकि मैं यहां अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा रहा हूं। क्षार है एंड प्लस हमारा HCl है। HCl क्या है? काफी प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मतलब अम्ल है। तो ये हमारा अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करा, तो आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या? बनाएंगे, देखो हमारा लवण बनाएगा। लवण का मतलब है NaCl, जो नमक होता है वो लवण है, ठीक है। एंड प्लस हमारा H2O यानी कि जल। तो ये हमारा क्या है? ये है लवण है, लवण, एंड ये हमारा जल है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तैयार कर लेना। ऐसा ही आप किसी भी क्षार को, जैसे KOH है, KOH को आप अभिक्रिया कराओगे HCl से, तो हमारा KCl बन जाएगा, वो भी एक लवण है, और H2O बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप किसी भी क्षार से और अम्ल से अभिक्रिया करा सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग ध्यान देना। लिखा है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। जैसे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझना क्यों रखा जाता है। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, जो आर्द्रता होता है, ठीक है, आर्द्रता और नमी और जल के संपर्क में आकर, जब ये आर्द्रता, नमी और जल के संपर्क में आता है तो बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, बड़ी तीव्रता से जिप्सम में, ठीक है। तो ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, और जो कि एक कठोर पदार्थ है। जिप्सम बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ है। अभिक्रिया का समीकरण भी मैं आपको दे देता हूं, अभिक्रिया के द्वारा समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पता है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पता है तो जल से अभिक्रिया करा तो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम, ठीक है। तो नहीं पता है तो पता चल जाएगा अभी। सबसे पहले आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देख लो। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें देखो आधा पानी होता है, ठीक है, हाफ H2O। ये हमारा क्या है, अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वैसे आप लोग इतना जानकार हो, लेकिन मैं लिख देता हूं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, लिख दिया ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एंड प्लस आप लोगों को वाटर लेना है। अब वाटर अकॉर्डिंग टू इसके लो, जैसे यहां हमारा हाफ है तो ऐसा लो कि ये संतुलित हो जाए। जैसे मैं ले लेता हूं आपका 3/2 वाटर, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा ना दोनों मिलाकर, तो H2O हो जाएगा। तो फिर आप लोगों का यहां फिर आपका हो जाएगा, देखो यहां आपका बनेगा क्या, दोनों मिलाकर, यहां से Ca है, SO4 है, और यहां से ये दोनों जब जुड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और H2O,
CH4 into 2H2O, दिस इज जिप्सम। यही तो जिप्सम है, यही तो मैंने बताया। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, मान लो ये जल के ही संपर्क में आ गया, तो क्या बन गया? तुरंत जिप्सम में परिवर्तित हो गया। तो वही कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। जब इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखोगे तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पता नहीं रहता और फिर गलत कर देते हैं। देखो ध्यान से समझना, विद्युत रासायनिक श्रेणी को मैंने पढ़ा रखा है लॉन्ग क्वेश्चन में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। देखो इसमें पूछ रहा है कॉपर की छड़, जैसे कॉपर की छड़ है को AgNO3 के विलयन में डालने पर, जैसे Cu को जब आप AgNO3 के विलयन में डालोगे तो कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब नीला क्यों हो जाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। मैं आपको थोड़ा सा अगर लॉजिक के साथ समझाऊं तो आप लोग ये समझो, जैसे आपका AgNO3 है और Cu, जैसे Cu को मान लो आप डालोगे और AgNO3 है। अब Ag जो है जो आपका Ag है Cu से नीचे है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें नीचे है। मान लो कि गरीब है, ठीक है, और Cu अमीर है, ऐसा समझो। तो फिर क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये Cu जाता है और फिर इनको तोड़ देता है एक दूसरे को, फिर ये इसका रंग बदल जाता है। ठीक है, अभी आपको मैं जब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले समझो इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित, कोई भी चीज है, कोई भी तत्व है, प्रत्येक तत्व की बात की जा रही है, अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। अगर वो है, अब उसके नीचे अगर मान लो ये यहां है, ये यहां है, तो ये इनके नीचे है, तो ये वाले फाइव इनको विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, श्रेणी में Cu जो है, Cu का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह AgNO3 के निम्नलिखित क्रिया देगा। ठीक है, अब क्रिया में आप लोगों को समझा देता हूं, अभिक्रिया भी समझ लो। देखो अभिक्रिया का मतलब है, जैसे आपका Cu है, सॉलिड है, ठीक है, Cu आपका सॉलिड है कॉपर, और यहां आपको लेना है 2AgNO3, ठीक है, 2AgNO3। अब गिव्स आउट, यहां देखो आपका Cu जो है, Cu पर 2+ चार्ज है, ठीक है, अलग अलग कर देता है। देखो अब यहां आपका जो NO3 है इसको कर देता है 2NO3, और इस पर आपका एक माइनस चार्ज है, और प्लस 2Ag को अलग कर देता है, Ag को, और यहां हमारा ऐसा तीर बना देता है। अब देखो, अब इसमें एक बात समझना, इस प्रकार अब जब ये अभिक्रिया हो गया तो इस प्रकार ये क्यूप्राइट है, ठीक है, विलयन में क्यूप्रिक आयन, इसमें क्यूप्रिक आयन आ गया ना, ये आयन में मैंने लिख दिया क्यूप्रिक आयन। क्यूप्रिक आयन क्या करते हैं? क्यूप्रिक आयन जो हैं विद्यमान होने के कारण, इसमें क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने से क्या होता है, विलयन का जो विलयन है, विलयन का रंग नीला हो जाता है, विलयन का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत आसान तरीका है। थोड़ा सा आपको अभिक्रिया को समझना है, फिर इसमें क्यूप्रिक आयन विद्यमान होते हैं। तो क्यूप्रिक आयन देखो, पहले AgNO3 था, अब ये अलग अलग हो गया, NO3 अलग हो गए, Ag अलग हो गया, तो फिर इनके रंग में परिवर्तन हो गया क्यूप्रिक आयन विद्यमान होने के कारण। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 में आसान है बहुत ज्यादा। देखो इसमें है खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे खनिज, जो हमारे खनिज हैं। तो खनिज में क्या है कि प्रकृति में जो आपका प्रकृति है पूरा, ठीक है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर, ठीक है, प्रकृति में जो पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक, जो धातुएं होती हैं, बहुत सारी धातुएं हैं, और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, इनको खनिज कहा जाता है। ठीक है, जैसे समझना, जैसे हमारा लोहा है और कोयला है,
लोहा है और कोयला है तो ये हमारा खनिज है, ठीक है, खनिज है। जैसे प्रकृति में ये विद्यमान है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है ना, चाहे लोहा हो या कोयला हो। कोयला देखते हो ना नीचे से निकाला जाता है, तो पृथ्वी में मतलब प्रकृति में पृथ्वी के अंदर जो धातुएं होती हैं, धातुएं तथा उनकी यौगिक, ये उनकी यौगिक हैं जिस रूप में विद्यमान होते हैं उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। और ये हमारा खनिज का एग्जाम्पल है लोहा और कोयला। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। अगला देखो, अयस्क, जिस खनिज से किसी, जैसे हमारा खनिज है तो खनिज से ही अयस्क बना है। देखो, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय का मतलब है बहुत कम खर्चे में आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइड, एल्यूमिनियस, ठीक है, एंड बॉक्साइड, ठीक है। तो ये आप लोगों को अयस्क तथा खनिज की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आया है, चाहे आप NCERT की बुक करो या आपका चाहे हर साल बात कर सकते हो, ठीक है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी को उदाहरण के साथ अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे होता क्या है समजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जैसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, चाहे उनका सामान्य सूत्र हो एवं क्रियात्मक समूह, जैसे अल्कोहल समूह के हो तो सारे अल्कोहल ही समूह के हो, चाहे आपका क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह ही समान हो। समजातीय, समजात मतलब जात, जिनके जाति समान हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो देखो, इनके सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, और उनके जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग समजात गण कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मैं कुछ बड़ा नहीं लूंगा, सारा अल्कोहल समूह का ले लूंगा, ठीक है। जैसे हमारा मेथेनॉल है, समझना, देखो सारे एक ही समूह के हों, जैसे हमारा मेथेनॉल है, मेथेनॉल में आपका फार्मूला क्या होता है, CH3OH, ठीक है। और हमारा एथेनॉल अब लेते हैं, एथेनॉल में 2 कार्बन कर दो, यानी कि CH3CH2OH। और कुछ लें, चलो 3 लोगों को लेते हैं, प्रोपेनॉल। तो जब एक ही समूह के होंगे तभी आपका सही रहेगा, लाइक इसमें सारे अल्कोहल समूह के हैं तभी ये इसका एग्जाम्पल है। अगर सारे आपके एल्केन समूह के हैं तो वो उसी का एग्जाम्पल होगा। अगर चाहे आपके सारे कुछ भी एक जैसा हो, एल्डिहाइड समूह के हैं, कार्बोक्सिलिक समूह के हैं, कीटोन समूह के हैं, ठीक है, चाहे जो, तो ये हमारा हो जाएगा CH3, इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे, CH2OH। और ये भी ध्यान रखना हर एक कार्बन का 4 बंध होना चाहिए, ऐसे आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी में अभी और हमारा है कि समजातीय श्रेणी के लक्षण क्या है, मतलब समजातीय श्रेणी के लक्षण, अगर समजातीय श्रेणी कहा जाए तो उसके लक्षण बताइए, ठीक है। पहला, ए, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर इनके चाहे जो सदस्य हो, अगर उनके एग्जाम्पल हैं तो फिर उनका एक सामान्य सूत्र होगा, ठीक है, एक सामान्य सूत्र। या फिर सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह है। अगर आपका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो या फिर आपके सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसा हो तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है, वो आपका रहेगा समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर कैसे समझोगे, CH2 का अंतर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे आपका एल्केन समूह है, एल्केन समूह में अगर 1 कार्बन रखोगे तो CH4 हो जाएगा, ठीक है। 2 कार्बन रखोगे तो C2H6 हो जाएगा। अब इनके बीच कितने का अंतर है, यहाँ आपका 1 C है, यहाँ 2 C है, 1 C बच गया, यहाँ H6 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ H2 हो गया। CH2 का अंतर है, तो ये भी आपका समजातीय श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है। एंड किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म पता कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। किसी एक सदस्य का अगर आपको गुणधर्म पता हो तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका आप गुणधर्म पता कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इनके क्या कार्य हैं। जो लार है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं या फिर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसके कार्य भी बताना है। तो लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एमिलेज एंजाइम, जो स्टार्च को ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। एंड मानव तथा अन्य कुछ मतलब अन्य स्तनपोषियों के लार में एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है, और पौधों कुछ बैक्टीरियो में भी यह एंजाइम पैदा करते हैं, ठीक है।
तो वैसे बायोलॉजी का अभी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करना। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? जो परिवार नियोजन है और छोटे परिवार का महत्व समझाना है। जो छोटा परिवार होता है वह कैसे सुखी होता है और महत्व समझाना है। देखो परिवार कल्याण हेतु, अगर परिवार का कल्याण चाहिए तो बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है। जैसे अगर परिवार का कल्याण चाहिए, ठीक है, अच्छे से रहना है, अच्छे से खाना है, तो फिर आपको बच्चों की संख्या सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पास है कुछ नहीं, बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ऐसा ना हो। तो इसीलिए सरकार ने परिवार नियोजन का रूल लगाया है कि परिवार कल्याण के लिए या परिवार कल्याण हेतु तो बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। और यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी और जीवन और रहन सहन अच्छा होगा, ठीक है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर अब आ जाओ, सारे क्वेश्चन समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में आपको क्रॉस में आप क्या समझते हो, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक संकर संकरण, जैसे आपका ह्यूमन की तरह समझेंगे, ठीक है, नर मादा के रूप में। तो विपरीत लक्षण वाले नर, जैसे आपके विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, एक जोड़ा विपरीत मतलब एक जोड़े का हम लोग संकरण कराते हैं, तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। इसको मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगा, अभी ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे हमारा देखो आपका लंबा और बौने के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो यहां एक जोड़ा है, लंबा और बौने पौधे के बीच संकरण कराया गया। जैसे लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधे के बीच मध्य संकरण, तो लाल फूल और सफेद फूल वाले पौधे के मध्य संकरण कराओगे, एक जोड़ा है, ठीक है। द्विसंकरण, जब विपरीत लक्षण वाले नर व मादा के मध्य दो जोड़ा, देखो एक संकर संकरण में एक जोड़ा और द्विसंकर संकरण में दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो इन्हें द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे पीले गोल बीज वाले हरे झुर्रीदार के मध्य संकरण, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को क्लास 10 जो आप लोगों का साइंस है, साइंस का मैंने आप लोगों को 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेना और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।